डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। सच बोलता हूं तो जान जाती है और झूठ बोलता हूं तो फिर ईमान जाता है। लेकिन हमने आपके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज किया है, यानी सच बोलेंगे जान जाएगी तो फिर जाती रहे। किसी का डर, किसी का खौफ नहीं है। और वैसे भी आपने सुना है ना, न्यूज चैनल्स को, टीवी को देखते हुए टीआरपी, उस टीआरपी की रेस में हम है नहीं। यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए भी टीआरपी मायने रखती है, लेकिन उसकी परिभाषा दूसरी है। हम टीआरपी को कहते हैं ट्रस्ट रेटिंग पॉइंट, और वो ट्रस्ट आपका और मेरे इस शो का ट्रस्ट जो आप पर है और आपका ट्रस्ट जो मुझ पे है, बस उसी के लिए हम काम करते हैं। भले ही हमारा ये शो किसी टीआरपी बिजनेस मॉडल में फिट हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके विश्वास पे खरा उतरने का जो प्रयास है हमारा, वो हम अनवरत, लगातार, विद कंसिस्टेंसी हमेशा करते हैं। तो फिर आज एक बार फिर से विश्वास की जीत को आगे बढ़ाते हैं, सच की जीत को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो आपसे जुड़ा हुआ है। हो सकता है कई पेरेंट्स जो इस वक्त मेरा शो देख रहे हैं छुट्टियों में होंगे, वेकेशंस में होंगे, लेकिन उस बीतते हुए वेकेशंस में भी एक चिंता होगी कि भाई अगले महीने से फिर स्कूल की फीस देनी है। ये बढ़ती हुई फीस, किताबों के अंधाधुंध रेट और यूनिफॉर्म में कभी बटन बदल दो, कभी लोगो बदल दो, कभी कलर बदल दो, और उसके बदले में पैसे ऐंठ लो। ये हम और आप देख रहे हैं ना लगातार। तो आज हम प्राइवेट स्कूल की इसी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। कई लोग तो इसे ठग नीति भी कहते हैं, और कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल जिस तरह की ठगी कर रहे हैं, फीस के नाम पे, यूनिफॉर्म के नाम पे, स्कूल के नाम पे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पे, ये कब रुकेगी? वो भी ये तब हो रहा है जब ढेर सारे नियम हैं, कई सारे कायदे हैं, लेकिन बावजूद इसके हर बार हम एक रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं। बिफोर मार्च, मार्च से पहले हम में से, आप में से कई पेरेंट्स जूझ भी रहे होंगे, और अभी ये तो अनवरत सिलसिला है, चलता ही रहता है। लेकिन इसको कम कैसे करेंगे? क्या इसके प्रति किसी तरह की कोई जवाबदेही, जिम्मेदारी तय की जा सकती है? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों तमाम तरह की मॉनिटरिंग के बावजूद भी पेरेंट्स इस फीस की चक्की में, प्राइवेट स्कूल की नीति की इस चक्की में पिसते चले जा रहे हैं? आज आप ही के दुख को साझा करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ देश का सबसे बड़ा पैनल चर्चा में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं मेरे शो का ट्रेंड है, मेरे शो की रवायत है कि मैं इस शो की शुरुआत एक डिटेल रिपोर्ट के साथ करता हूं, और देश के क्लासी, चुनिंदा, अति विशिष्ट पैनलिस्ट मेरे शो का हिस्सा होते हैं। शुरुआत करते हैं एक डिटेल रिपोर्ट के साथ, और आप जानते हैं ना, इस डिटेल रिपोर्ट में बात सच के साथ की होती है। मैं आपके साथ घनश्याम, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीडी किसान का बेहद खास शो सच के साथ। हर शैक्षणिक सत्र से पहले प्राइवेट स्कूल की मनमानी की खबरें कई सवाल खड़े करती हैं। सारे नियमों को ताक पर रखकर अभिभावकों को परेशान करना अब इन प्राइवेट स्कूल्स की रवायत बन गई है। कभी बढ़ती हुई फीस, कभी किताबों की खरीद, तो कभी हर साल बदलने वाली यूनिफॉर्म ने पेरेंट्स का जीना मुहाल कर दिया है। कभी ट्यूशन फीस में बेतहाशा वृद्धि, कभी ट्रांसपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी, तो कभी एनुअल फीस को तोड़कर कंपोजिट शुल्क में बांटने की बात कहकर अभिभावकों का आर्थिक बोझ हर साल बढ़ाया जा रहा है। और इस सब के बीच सबसे बड़ी मजबूरी ये कि बच्चों का भविष्य देखते हुए अभिभावक खुलकर प्राइवेट स्कूलों के इस व्यापार का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। एक आंकड़ा बताता है कि इस साल स्कूलों में नोटबुक और किताबों के पूरे सेट की कीमत 40% तक बढ़ी है। इसमें नोटबुक और किताबें लगभग 30% तक महंगी हो गई हैं। यही हाल स्कूल यूनिफॉर्म और बैग की कीमत का भी है, जिसमें 40% तक की बढ़ोतरी देखी गई है।
बहुत बार ये देखा गया है कि प्राइवेट स्कूलों और बुक पब्लिशर्स का घनिष्ठ संबंध होता है। कई बार तो स्कूलों के अपने पब्लिशिंग हाउस भी होते हैं जहां से किताबें खरीदने की बाध्यता होती है। देश की 312 जिलों में किया गया एक सर्वे बताता है कि पिछले 2 सालों में प्राइवेट स्कूलों ने 30% या उससे भी ज्यादा फीस बढ़ाई है। सर्वे ये भी कहता है कि टियर 1 शहरों में स्कूलों की सालाना फीस 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के बीच है। वहीं टियर 2 शहरों में स्कूलों की फीस 50,000 से 2 लाख रुपए सालाना है। हाल ये है कि जो किताब बाजार में 100 रुपए में मिलती है वो स्कूलों की ओर से सुझाई गई दुकानों पर 140 रुपए की कीमत में मिलती है। इतना ही नहीं, कई अभिभावकों का ये भी कहना है कि अगर प्राइवेट स्कूलों द्वारा दी गई परचेजिंग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें उनके बच्चों का एडमिशन कहीं और कराने को कह दिया जाता है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का ये हाल तब है जब प्राइवेट स्कूलों के लिए कई नियम कायदे हैं। कई राज्य सरकारों ने या तो फीस विनियमन कानून बनाए हैं या उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। तमिलनाडु में शुल्क निर्धारण मॉडल का पालन किया जाता है। कर्नाटक एक ऐसे फॉर्मूले के पक्ष में है जो स्कूली शिक्षा कानून के तहत नियम बनाकर स्कूलों के लिए फीस तय करता है। वहीं उत्तर प्रदेश में शुल्क वृद्धि का आधार उत्तर प्रदेश शुल्क नियामक अधिनियम 2018 है। इसके तहत स्कूल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI या शिक्षकों की वेतन वृद्धि में जो न्यूनतम होगा उसमें 5% राशि जोड़कर शुल्क में अधिकतम वृद्धि कर सकते हैं। 2023-24 के लिए CPI 5.4% है। ऐसे में इसमें 5% जोड़कर स्कूल अधिकतम 10.4% ही शुल्क वृद्धि कर सकते हैं। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि तमाम नियमों के बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जारी है। उनके लिए कोई नियम क्यों मायने नहीं रखता। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे प्राइवेट स्कूलों की मुनाफाखोर नीति से अभिभावक बच सकते हैं। तो आप जानते ही हैं, मेरे शो में सिर्फ समस्याओं की बात नहीं होती है। समस्या से समाधान का सफर अगले 50 मिनट हम और आप मिलकर तय करेंगे। और हमारी इस कोशिश में बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तारुफ मैं आपका एक एक करके कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर निर्मल प्रदीप शर्मा, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, स्वागत है आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रामेश्वर दयाल, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस तरह के विषयों पर खास पकड़ है। डॉक्टर दयाल, स्वागत है आपका। मेरे साथ रीता सिंह जी जुड़ रही हैं, डायरेक्टर है इंदिरापुरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की। मैम, स्वागत है आपका। और अपराजिता गौतम इस पैनल का हिस्सा हैं, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की। मैम, आपका भी स्वागत। तो शुरुआत सबसे पहले रीता जी आप ही किससे करता हूं, क्योंकि कई सारे सवाल रिपोर्ट्स में भी हैं, हमारे मन में भी हैं और आज सवालों की बौछार आप पे सबसे ज्यादा होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल आज कमर की पेटी कस के आप बैठेंगी और सारे सवालों का जवाब देंगी। मैम, किसी भी देश के विकास की रीढ़ उसका एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो कि इस एजुकेशन सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी जो मनमानी है या उनकी जो नीतियां हैं वो इस रीढ़ को कमजोर कर रही हैं। आप कैसे देखती हैं उसको, आपका टेक क्या है मैम? पहली बात तो ये है कि सिर्फ पेटी कस के ही नहीं आई हूँ, मैं लस्सी में मक्खन डाल के पी के भी आई हूँ क्योंकि पता था कि जिस तरह का विषय है, पैनलिस्ट हमें नहीं पता थे बाकी कौन होंगे, लेकिन जिस तरह से विषय था हमें पता था कि पूरे अटैकिंग मोड में सब लोग होंगे। और वो एस्टैब्लिश हो गया आपकी इनिशियल रिपोर्ट से, क्योंकि जब शब्द यूज़ हुए मुनाफाखोरी और मनमानी से, एक ही तराजू में सबको तोला जाए ये अच्छी बात नहीं है। और लेकिन अगर ये शब्द आ रहे हैं लोगों के जहन में या ज़बान पे, तो ज़रूर कोई ना कोई, कई स्कूल हैं जिन्होंने ऐसी गलतियाँ की हैं, तभी ऐसा नाराज़गी है। तो मैं बिल्कुल सिर्फ एक छोटे उस पोर्शन के लिए नहीं बात करूँगी जिसको मैं लीड करती हूँ, मैं सबकी तरफ से बात करने की कोशिश करूँगी कि सही नहीं है जो ऐसा कर रहा है। एजुकेशन, थोड़ा मैं ये भी बोलूँगी कि जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं वो कमी पूरी कर रहे हैं जो सरकार नहीं कर पाया।
तो उसके लिए उनको अप्लॉज करना चाहिए, उनकी थोड़ी सी वाहवाही भी होनी चाहिए कि हम जब विदेशों में सैर करने जाते हैं, स्कूलों में घूमने जाते हैं, तो जितने भी अच्छे अच्छे हम स्कूल देखते हैं या किसी भी हम स्कूलों का या देश का या शहर का आंकड़ा लेते हैं, तो मुश्किल से 5% या 6% इंडिपेंडेंट स्कूल्स होते हैं, बाकी पब्लिक स्कूल होते हैं। पब्लिक स्कूल जो बाकी देशों में शब्द यूज होता है वो प्राइवेट स्कूलों के लिए होता है। आप जस्टिफाइड कर रही हैं मैडम ऐसे करके? नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक जो प्राइवेट स्कूल ओनर है जिसने स्कूल शुरू किया है, उसको थोड़ा बहुत एक वाहवाही मिलनी चाहिए वो कमी पूरी करने के लिए जो सरकार नहीं पूरी कर पा रही। मैम स्कूल शुरू किया कि बिजनेस शुरू किया? अब हम आते हैं व्यापार वाले पोर्शन पे जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो एक एस्टैब्लिश करना चाह रही थी मैं कि एक कमी, बहुत बड़ी कमी को पूरी की गई है, पूरा किया है प्राइवेट स्कूलों ने। ये आप मानती हैं? बिल्कुल, सबको मानना भी चाहिए, मैं कहती हूँ। अब हम आते हैं आपकी मनमानी पे और इस पे। बहुत सारे स्टेट फी रेगुलेशन एक्ट लेके आ चुके हैं, बहुत अच्छे रेगुलेशन एक्ट हैं जो सबके फेवर में है, पेरेंट्स के फेवर में है, बिजनेस ओनर्स के फेवर में है, टीचर्स के फेवर में है। आप यूपी एक्ट ले लीजिए, आप हरियाणा का एक्ट ले लीजिए, बहुत अच्छे एक्ट हैं जिन्होंने बहुत क्लियरली, आपने भी इसमें मेंशन किया अपने रिपोर्ट में भी कि एक और चीज़ जो मिस हो गई रिपोर्ट में ये थी कि CPI प्लस 5% का तो एक आंकड़ा है कि एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे 5% अगर आप जोड़ दीजिए, आपने बहुत सही फिगर दी थी लास्ट ईयर की, जो 5.6 था CPI, उसमें 5% और जोड़ के 10.6 या 10.4 की परमिशन थी। वो परमिशन जो थी और उसके अंदर ही सारे यूपी के स्कूलों ने करना चाहिए था, और अगर नहीं किया तो कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अपना काम नहीं किया। इसको करेक्ट करने के लिए, इसको चेक करने के लिए वो होना चाहिए। मतलब स्कूल करते रहे, उनके लिए एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। मतलब स्कूल चाहे 30% ले 60% ले, वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपना मौलिक कुछ मतलब अपना ईमान होना चाहिए, वो कहाँ है मैम? बिल्कुल होना चाहिए। और अच्छे स्कूलों में जो एकदम शराफत से स्कूल चला रहे हैं उनमें है भी। अच्छा, शराफत से यानी बदमाशी से भी चल रहा है? हो रहा होगा जरूर, अगर ऐसे मैम अगर आपने शराफत के वर्ड इस्तेमाल किया तो इसका मतलब बदमाशी हो रही है ना। पेरेंट्स के गर्दन पे अंगूठा दबा जबरदस्ती की लगाई जा रही है। जैसे बहुत सारे स्कूल हैं, हम अपने ही एक ग्रुप के स्कूल की बात करें तो हम लोग कंप्यूटर को एज अ टूल पढ़ाते हैं। हम कंप्यूटर की किताब लगाते ही नहीं, कंप्यूटर की कॉपी लगाते नहीं, कि हम नहीं बिलीव करते हैं कि व्हाट इज आउटपुट डिवाइस पढ़ाया जाए। हम उनको दिखाएंगे कीबोर्ड, हम उनको दिखाएंगे मॉनिटर। तो जो पढ़ाने को के रवैये को सिर्फ किताब से जोड़ रहा है क्योंकि किताब से बिजनेस आएगा, तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि ऐसे स्कूल गलत कर रहे हैं। मैम आप सेफ पैसेज ले रही हैं, लेकिन मुझे लगता है अपराजिता जी सेफ पैसेज को सही से इलेबोरेट करेंगी। अपराजिता जी, मैम कह रही हैं कि मेरी जानकारी में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसने फीस बढ़ाई हो, इस तरह की फीस बढ़ी हो, लेकिन मैंने आपका स्ट्रगल देखा है मैम सड़कों पे, किस तरीके पेरेंट्स की बात को लेकर आप सड़कों पे उतरती हैं, बातचीत करती हैं। आपके फिगर्स क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद घनश्याम जी। देखिए मेरे फिगर्स तो आपने सही बोला, मेरे फिगर्स क्या कहते हैं, क्योंकि हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं। जैसे मैम ने बोला, क्योंकि मैम जिस एरिया से बिलोंग करती है वो यूपी है, वहाँ पे FRC काम कर रही है, बट यही चीज़ दिल्ली पे काम नहीं कर रही है। अपनी बात की शुरुआत में बता देती हूँ, कागजों में कहने को दिल्ली में भी फी अनोमली कमेटी होनी चाहिए, बट आज तक वो नदारत है। जबकि इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में भी उन्होंने एफिडेविट साइन करके ये बोला था 2019 में कि हम फी अनोमलिटी कमेटी जो है अपनी 6 महीने के अंदर अंदर बना लेंगे, जो आज तक 5 साल में आज तक नहीं बनी है। दूसरी बात में आती हूँ आंकड़ों पे या प्रॉफिटेरिंग जिस पे हम बात कर रहे हैं, व्यवसायीकरण पे। यहाँ पे व्यवसायीकरण को प्रूफ करने के लिए एक मैं कॉपी लेकर आई हूँ ऑर्डर की, ये मेरे कागज नहीं है, ये शिक्षा विभाग ने स्कूल का ऑडिट किया और उसकी रिपोर्ट को पब्लिक किया हुआ है। ये इस रिपोर्ट को कोई भी पढ़ेगा उसको पता चलेगा किस तरीके से करोड़ों का जो मनी जो हो रही है ट्रांसफर हो रही है। दिल्ली में क्या हो रहा है कि जो फीस कलेक्ट की जाती है गलत तरीके से, वो ट्रांसफर हो जाता है पैसा सोसाइटी को, या जो हायर अथॉरिटीज हैं, स्कूल का जो चेयरमैन है या प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है, उनकी अपनी गाड़ियां खरीदने के लिए भी पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। मेरे हाथ में जो कागज है इसमें साफ साफ बता रहा है कि अगर आपने सोसाइटी में फंड ट्रांसफर किया है वो इतना पैसा आप वापस लीजिए। बट ऐसी जो एक ही स्कूल की आप सालों साल रिपोर्ट देखेंगे, वो कभी भी आप फंड वापस स्कूल में आता हुआ नहीं देखेंगे। जब स्कूल में करोड़ों का फंड वापस नहीं आएगा तो स्कूल अपनी जो बैलेंस शीट है अपने आप को वहां पे लॉस में दिखाएगा, और जब लॉस में दिखाएगा तो फी हाइक के टाइम पर अपने लॉजिक देगा कि मुझे इतना % फी हाइक करना है। साथ साथ एक और आंकड़ा मैं दिखाना चाहूंगी, जैसे आप पूछ रहे थे कितना % हाइक हुआ है, 30% नहीं है। दिल्ली में करंट स्टेटस अगर मैं आपको बता दूं, दिल्ली में
60 to 70% हाइक हो गया है। 60 to 70%। जी बिल्कुल, 24-25 के सेशन में 60 से 70%। उसके पीछे उन लोगों ने ये लॉजिक दिया है कि हमें कई सालों से शिक्षा विभाग ने फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। देखिए, हमें दिल्ली को समझना है तो मैं आपको 2-3 चीजें बहुत जल्दी खत्म करती हूँ। देश को समझना है वैसे, लेकिन आप दिल्ली का मैं दिल्ली में थोड़ा सा इसलिए फोकस करना चाह रही हूँ क्योंकि दिल्ली में स्कूल अगर प्राइवेट है, 2 तरह के, एक सरकारी लैंड पर और एक प्राइवेट लैंड पर। तो जो प्राइवेट लैंड पर है उस पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट जो गवर्नमेंट लैंड है विद डीडीए क्लॉज के साथ कि वो फी हाइक से पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेंगे, वो 2000 में से मात्र 450 स्कूल हैं, जिसमें से भी मात्र 250 स्कूल, अगर मैं 2015 से भी डेटा जो हमने स्टडी किया है, मात्र 250 स्कूलों ने शिक्षा विभाग को फी हाइक का प्रपोजल दिया है, बाकी 200 ने चुपचाप से फीस बढ़ा ली है। जो 250 है जिन्होंने प्रपोजल दिया, उनके प्रपोजल पे ऑडिट सालों साल अटका रहा, सालों बाद ऑडिट हुआ और बैक 70% हाइक का था क्या मैम? जी, उन्होंने ऑडिट का रिजल्ट का वेट नहीं किया, स्कूल ने पहले फीस बढ़ा ली। अच्छा। और पेरेंट्स से फीस सारी कलेक्ट कर ली। जो मैं आपके सामने एक और स्कूल का डेटा देना चाहती हूँ, स्कूल का नाम नहीं लूंगी, यहाँ विदाउट परमिशन स्कूल ने फीस बढ़ाई है और अप्रूव फीस स्ट्रक्चर से 87% हाइक हो गई है उस स्कूल में फीस। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अधिकतर स्कूलों में, दिल्ली के जो नामी गिरामी स्कूलों में हम लोग देख रहे हैं ये गलत प्रैक्टिस हो रही है। तो आपने यहाँ पे बात की बुक्स और क्यों जा रहे हैं ऐसे स्कूल्स में? प्राइवेट स्कूल्स को बाइकआउट करिए ना, फिर पेरेंट्स क्यों जाते हैं? फिर अगर मुझे लग रहा है कि मैं साल भर में 70%, 87% अपनी फी ज्यादा दे रहा हूँ तो छोड़ देते हैं। दिल्ली के तो स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, मैंने सुना है, खबरों में भी आते हैं। आप ज्यादा बता पाएंगी? घनश्याम जी, ये ना डिबेटेबल टॉपिक है। दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे होते हैं क्योंकि एक जगह पे शिक्षा पैसा देके मिल रही है, एक जगह जहाँ पे फ्री मिल रही है। वहां पर समस्या ये है, सरकारी स्कूलों में टीचर्स के पास पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम दिए जाते हैं, तो वो सरकारी स्कूल के टीचर्स का दुख कुछ और ही है, तो एक डिफरेंट डिबेट हो जाएगी। तो ऐसे सरकारी स्कूल में मैं कैसे भेजूंगी जहाँ पे टीचर्स ही नहीं हो? आप बताइए। क्योंकि पेरेंट है, जब उसको लगता है मैं 4 रुपए कमा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, अपनी पूरी सैलरी अगर 2 कमा रहे हैं तो एक पूरी सैलरी में बच्चे के लिए निकाल सकते हैं। 2 कमा रहे हैं वो कर सकते हैं, जहाँ एक ही कमा रहा होगा वो क्या करेगा? ठीक है, आऊंगा। ठीक है मैम, आपके पास आऊंगा। तो डॉक्टर दयाल, असल में हर शैक्षणिक सत्र से पहले हमें लगता है कि हम रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं, एक ऐसा नाटक जो हर साल हमारे सामने किया जा रहा है, जिसमें किरदार भी हम ही है, ठगा भी हमें ही जा रहा है, बेईमानी भी हमारे साथ ही हो रही है। और रीता मैम जैसे सीनियर लोग भी ये कहते हैं कि अगर शराफत से स्कूल चलाया जा रहा है, तो अगर लग जाता है तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं बेईमानी है। सर, इस बेईमानी को लेके आपका टेक क्या है? हम ठगे जा रहे हैं क्या? देखिए, पूरे देश के अंदर शिक्षा का कोई ना कोई रूल रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए जो पूरे देश में लागू हो, और इस तरीके से लागू हो कि फीस का जो स्ट्रक्चर है, आइडियल स्थिति मत समझाइए सर। जो होना चाहिए हुआ वो नहीं सर, जो हो रहा है मुझे वो समझाइए सर। मेरे व्यूअर्स को समझना है कि कैसे हमारी गर्दन पे पंजा रखा जा रहा है। मैं बताता हूँ। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली के अंदर अगर एजुकेशन मामले में कुछ होता है तो वो पूरे देश में देखा जाता है, देश के लोग उसको देखते हैं, शिक्षक और स्पेशलिस्ट जो होते हैं, विशेषज्ञ, वो भी उसको देखते हैं। ठीक है। लेकिन दिल्ली के अंदर मैं सीधे तौर पे आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर कोई सर्व शिक्षा अभियान नहीं चल रहा है। दिल्ली के अंदर सीधा सीधा कारोबार हो रहा है शिक्षा के नाम पे। मेरी जानकारी के अंदर मैं जानता हूँ ऐसे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो गिने चुने नॉर्थ दिल्ली के अंदर और वेस्ट दिल्ली के अंदर ऐसे स्कूल हैं जिनके मालिकों के अंदर प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनके मालिकों के अंदर कॉलोनाइजर हैं, जिनके मालिकों के अंदर नेता हैं। एक तो नेता अभी हाल फिलहाल राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, उनको राज्यसभा में इसलिए लिया गया कि वो दिल्ली के अंदर के स्कूल चेन है उसके वो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो ये एक पूरा, मैं कॉकस तो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन एक पूरा सिस्टम है कि पैसा कैसे कमाया जाए। फोकस क्यों नहीं सर? नहीं, अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो इस शब्द को, ऐसे शब्दों से हमें बचना चाहिए, लेकिन हम बात तो हमें करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर कोई एजुकेशन को लेके कोई सिस्टम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। 1973 के अंदर DSER जो रेगुलेशन बने हैं शिक्षा को लेके कि भाई कैसे फीस बढ़ेगी, कैसे चलेगी, वो 1973 का है। उसका रूल ये था कि मैक्सिमम स्कूल अपने हिसाब से हर साल 8% फीस बढ़ा सकते हैं। अगर वो ज़्यादा बढ़ाएंगे तो या तो वो सरकार से पूछेंगे या शिक्षा विभाग से पूछेंगे। देखिए, पेंच देखिए, पेंच ये है कि दिल्ली के अंदर नई सरकार आई, उसने कहा कि कोई फीस नहीं बढ़ेगी।
वो दावा कर रहे हैं कि 10 साल से कोई फीस नहीं बढ़ी, इधर दावा किया जा रहा है कि नहीं फीस बढ़ रही है और 60% तक हाइक हो गया। उसी सरकार ने ऑप्शंस दिए ना सर, जो जर्जर पड़ी इमारतें थी उनको दुरुस्त भी किया, उनको 5 स्टार होटल बना दिया, एसी तक चलते हैं। मुझे तो ये पता चला प्राइवेट स्कूल में अच्छे एसी नहीं चलते, लेकिन वहाँ एसी भी चलते हैं सर। नहीं, लेकिन ये बताइए कि ऐसे स्कूल कितने हैं, कितने स्कूल हैं? अगर आप फील्ड में जाएंगे देखेंगे तो ऐसे स्कूलों की संख्या कोई बहुत अधिक नहीं है। और दूसरी बात एक और भी मैं आपको बता दूं, मैं वैसा नहीं कि मैं कोई तारीफ कर रहा हूँ, शीला सरकार के टाइम के अंदर भी स्कूलों के अंदर बहुत काम हुआ है, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनी हैं, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है और कभी कोई विवाद नहीं रहा। प्राइवेट स्कूल क्यों मनमानी कर रहे हैं, मेरा टॉपिक ये है सर। मैं किसी सरकार में किए जा रहे कामों को उल्लेख, सर मैंने आपको बताया कि वहाँ पे तो एजुकेशन का मतलब वहाँ कारोबार हो गया, तो फिर मनमानी तो होगी ना। कारोबार का मतलब क्या है कि आपको सीधा सीधा प्रॉफिट चाहिए। तो पेरेंट्स इतने भोले हैं सर, इतने मासूम है कि फंस जा रहे हैं, मजबूर है, क्या करें? वो बताइए ना, आप बताइए ना, उनको ऑप्शन बताइए, वो सरकारी स्कूल में चले जाएं। किसी नेता का बच्चा, किसी बहुत बड़े अधिकारी का बच्चा, किसी बहुत बड़े कारोबारी का बच्चा क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? उनको तो पैसे की भी दिक्कत नहीं है सर। पैसे की दिक्कत तो हम और आपको है ना सर। तो उनको दिक्कत नहीं है पैसे की, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो सर हमें है ना, प्रॉब्लम तो हमें है फीस देने में। हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए? कोई ना कोई सिस्टम तो बनना चाहिए ना। क्यों नहीं बन पा रहा है सिस्टम? अब आप बताइए, सिस्टम के तो मैंने आपको बताया कि नेता, कॉलोनाइजर, प्रॉपर्टी डीलर जब ये लोग इस सिस्टम में घुस जाएंगे तो आप कैसे बोल देंगे कि सिस्टम बनना चाहिए? उनके अपने प्रॉफिट्स तो होंगे ना। ठीक है, तो उसी जैसा पायस प्रोफेशन भी जब इस तरह से घिरेगा तो फिर जो तस्वीर है वो हमारे सामने आ रही, बात मुनाफे की होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे सर। डॉक्टर प्रदीप शर्मा मेरे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर प्रदीप, आखिर में आपके पास आने का मकसद मेरा यही था कि पहले चर्चा हो जाए और फिर मैं आपसे समझूं कि इतने नियम कायदे कानून होने के बावजूद भी, रीता मैम भी कह रही थी यूपी में देखिए इस तरह का नियम है, अलग अलग स्टेट्स में जो नियम है वो भी हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाए। सर किसी नियम का डर नहीं है क्या? घनश्याम जी, आर्टिकल 21A अभी अमेंड हुआ है, 21 से 21A आया है। उसमें जो सरकार होती है वो बाध्य है, दे आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड एजुकेशन। अच्छा, इसके लिए अब बहुत से चीज़ें, बहुत व्यूअर्स को भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता है, जो मैं अभी शो के दौरान बताऊंगा कि कैसे इन स्थितियों में वो कैसे कर सकते हैं। एक दो इशू हैं। एक तो फीस बढ़ गई और एक उस फीस के स्ट्रक्चर को बढ़ते हुए उनके पास क्या ऐसे अधिकार हैं, कैसी ऐसी उनके पास तरीके हैं जिससे वो स्कूल्स को रिक्वेस्ट करके अपनी फीस के स्ट्रक्चर को कम करा सकते हैं। रिक्वेस्ट हो सकती है सर आपको? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, थोड़ा सा बेसिकली क्या है, अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल जो मेरी नॉलेज में है, हाई कोर्ट में अभी मई फर्स्ट वीक ऑफ मई में एक ऑर्डर आया जिसका टाइटल था एक्शन कमेटी प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ये जो एक केस आया, इसमें हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि आप जो प्राइवेट अनएडेड और स्कूल्स हैं उनको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है टाइम गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से जब वो बढ़ाते हैं। हालांकि रूल ये कहता है, प्रैक्टिस भी यही होनी चाहिए और रूल्स के बियॉन्ड कुछ नहीं है। रूल ये कहता है कि आप जब भी फीस बढ़ाएंगे, पहली बात तो ये है कि आप 10% के बियॉन्ड फीस पर एनम बढ़ा नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद एक प्रोसीजर होता है घनश्याम जी कि आप ऐसा नहीं है कि आपके मन में आया कि आपने आज 40% बढ़ा ली, कल को 50% बढ़ा ली, 60% बढ़ा ली। 87 सर, 87 का आंकड़ा मैम ने भी दिया, 87%। आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने मेरी PIL थी कोविड के टाइम में, जब स्कूल्स की जो ट्यूशन फीस को लेके सिर्फ हुआ था, बाकी की सब जो फी था वो हट गई थी और उन्होंने कहा था रिवर्ट भी हुआ था जी। तो उस PIL के माध्यम से फायदा हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखिए आप, पर्सन्स जो बच्चे हैं जिनके माता पिता हैं वो एक स्टेज के बाद स्कूल्स के प्रेशर में इतना आ जाते हैं कि मेरी नॉलेज में ये भी आया कि जैसे ही कुछ टाइम के बाद जब रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स हुई, उसके बाद जो बैलेंस उनका बच गया था, जो पीछे वाले टाइम में जब कोविड के टाइम में हमने PIL लगाई और उसका कोर्ट का ऑर्डर्स हुए, उस टाइम पे नहीं ले पाए, उन्होंने बाद में वो पैसा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। एक स्कूल की फीस हाइक होने में बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें देखा जाता है। आप स्कूल की बिल्डिंग कैसे कर रहे हैं, आपका जो ट्रांसपोर्ट, जो किस एरिया में आपका स्कूल है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को, मैडम अभी पैनलिस्ट बैठी हैं हमारे साथ में, इनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा क्योंकि आप मेंबर भी रही हैं।
एक कमेटी बनती है पूरी 4-5 लोगों की, और उसमें फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप अल्टीमेटली बढ़ा पा सकते हैं कि मैक्सिमम, लेकिन उसमें भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो अनदेखी करी जा सकती है, कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम 10% से ज्यादा पर ईयर फीस नहीं बढ़ा सकते। सर मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक छोटा सा जवाब, ये प्राइवेट स्कूल किसी भी नियम से क्यों नहीं डरते हैं? छोटा सा जवाब सर। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि ये कोर्ट के पास जाकर और वहां पर लॉ को ठीक से प्रेजेंट ना करके, मैं बोलूंगा, और मैं जब ये बोल रहा हूँ लॉ को ठीक से प्रेजेंट नहीं करते तो उसका मेरे पास एक कारण है। अच्छा। मैं अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करूंगा। हाँ। लॉ को मोल्ड करके ठीक से प्रेजेंट ना करके और कोर्ट के सामने रखते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टीचर्स जो पेरेंट्स हैं वो उस देखिए कोर्ट में किसी की क्या स्टैंडिंग है ये भी बहुत मैटर करती है। कोई किस तरह के, पेरेंट्स को एक्चुअली ये भी नहीं पता होता था कि किस तरह के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर किस पर्टिकुलर एक एडवोकेट को एंगेज करें आप। ये सब बातें भी हैं। ठीक है सर, तो फिर बढ़ता हुआ प्रेशर, फीस का बढ़ता हुआ दबाव, और फिर पेरेंट्स ये सीखे कि कोर्ट पे कैसे स्टैंड करना है, किसे हायर करना है, यानी बच्चों को भी पढ़ाए और कानून की पढ़ाई भी पढ़े। बड़ी चिंता है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं समाधान के साथ, रहिएगा मेरे साथ। बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। तो आज सच के साथ में बात हो रही है प्राइवेट स्कूल्स की, उनकी स्ट्रैटेजी की, उनकी फीस बढ़ाने की रणनीति की, और उस रणनीति के बोझ तले दबे अभिभावकों की, यानी आपकी और मेरी भी। चर्चा में मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रीता जी मेरे साथ जुड़ी हुई, क्योंकि सारे सवालों का जवाब आज रीता जी से ही लेना है। अब बुक्स जो हमको हर साल मिल रही हैं वो भी कई शर्तों के साथ कि भाई इसी पब्लिशर की लेनी है, इसी दुकान से लेनी है, इसी दुकान से ये किताबें लेनी है, यही सेट लेना है। मैम ये क्या है? क्या किताबें हर साल बदलने की मजबूरी है या फिर स्कूलों के लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, और ऐसा हर स्कूल करता भी नहीं है। और स्कूल को किताब जो है एक माध्यम है पढ़ाने का। अगर कोई स्कूल के टीचर्स इतने काबिल हैं या इतने इक्विप्ड हैं या इतने ट्रेंड हैं जो बिना किताबों के पढ़ा ले, तो सबसे अच्छी पढ़ाई होगी मेरे मानने में। वर्कशीट्स का माध्यम होता है, डिस्कशन का माध्यम होता है, बातचीत का माध्यम होता है। आपने कुछ होमवर्क दिया, उस पर कुछ डिस्कशन हुआ, आप ट्रिप पे लेके गए बच्चों को, उसमें वर्कशीट दी, कई तरीके से पढ़ाई कराई जा सकती है। लेकिन जो एक अभिभावक गण है वो हमेशा एक पकड़ अपने बच्चों पे बना के रखना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है और हम आगे कितना उसको घर आके भी पढ़ा दें कि वो एकदम अव्वल ही आ जाए क्लास तो में। ये अभिभावकों की चॉइस पे आप किताबें दे रही हैं मतलब? नहीं, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। अभिभावक चाहते हैं तो किताबें दे रही हैं। बिल्कुल कह रही हैं। अगर अभिभावक आपसे कह देंगे किताबें नहीं देंगे तो फिर आप नहीं ऐसे भी पढ़ा देंगे। हमने कई किताबें नहीं भी दी हैं, जैसे मैंने पिछले बातचीत में मैम कई प्राइवेट स्कूल्स के तो अपने पब्लिशिंग हाउस हैं, वो वहीं छपवा रहे हैं, वहीं बिकवा रहे हैं। अगर वो अच्छी किताबें, मैं कहती हूँ कि फिर से एक झाड़ू की तरह सबको ना झाड़ दिया जाए। रेशो मैटर करता है ना मैम, रेशो मैटर करता है ना, नहीं करता है। कितने स्कूल हैं जिनके पब्लिशिंग हाउस हैं, जिनके, और कितने स्कूल हैं जो कहते हैं कि अमुक दुकान पे जाओ, पर्टिकुलर शॉप पे जाओ, वहां से ना जाओ, पब्लिशिंग की एक लिस्ट निकल गई, आप कहीं से भी लीजिए। अगर आपने पब्लिशिंग का एक बुक लिस्ट नहीं बनाई तो एक उसको टूल की तरह जब इस्तेमाल होगा, उसी के रेफरेंस पॉइंट पे अगर होमवर्क मिलेगा, उसी के रेफरेंस पॉइंट पे अगर हम एक्सरसाइजेस करेंगे, डिस्कशन करेंगे क्लास में, तो कैसे 5 किताबों के संग हम पढ़ा पाएंगे? 11th-12th में बच्चे इसको भी रेफरेंस लेते हैं, उसको भी रेफरेंस लेते हैं, इसके ऑथर को भी उठाते हैं, उसके ऑथर को भी उठाते हैं। क्लास में पढ़ता है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर वो अगली बार 4थी क्लास में जाएगा और जो तीसरी में दूसरे बच्चे आएंगे, तो जिन किताबों को 4थी में जाने वाला बच्चा पढ़ रहा था उनको बदल देने की क्या मजबूरी है? आपको भी याद होगा, हमें भी याद होगा। हम तो ऐसा करते थे, 5वीं में पढ़ते थे तो 6ठी वाले भैया को बोलाते थे अपनी किताबें रखिएगा, हमारे काम आ जाएंगी। हमने तो कई सालों तक ऐसे पढ़ाई की है। ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता मैम, ऐसा नहीं होता मैम, सॉरी टू से ऐसा नहीं होता। मैं भी बोलना चाहूंगी, प्लीज बोलिए। तो अगर किताब 1 साल की चलाई गई, वो उसी बार पब्लिशर की ली गई थी और उसमें कुछ कमियां पाई गई,
उसको बदल देना बेटर है, बनस्पत कंटिन्यू करना। इसका मतलब इस लाइन से आप ये मत पकड़ लीजिएगा कि अच्छा आपने बदलने का एक जरिया बना लिया और मैं इससे ये पकड़ूंगा कि इतनी समझ है नहीं स्कूलों में कि कौन सी पब्लिशर की किताब लगानी है। हर बार पब्लिशर बदले जाते हैं, ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि हर स्कूल ऐसा करता है या कोई स्कूल ऐसा करता है। कोई ऐसा स्कूल कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पेरेंट्स तो बोलिए क्या, मेरा अपना अनुभव है, 9th क्लास तक हर साल किताब बदली जाती है। 9th के बाद जब एनसीईआरटी की किताबें एप्लीकेबल होती हैं तब वो एक सी रहती हैं। रादर इतनी कमिटीज सेट हैं अब चेन ऑफ स्कूल्स में कि अगर किताब बदलने की कोई एचओडी या कोई टीचर ख्वाहिश बताता है तो उसे रिपोर्ट ली जाती है कि आप किस पॉइंट्स पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए, क्या गलतियां हैं इस किताब में, क्या कमियां हैं जिस वजह से आप ये बदल रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। होंगे कुछ स्कूल में, हर बार ये बात जरूर कह रही हूँ कि अगर 5% से 7% स्कूल हैं जिसके लिए आप लोग ये मुद्दा उठा के ये डिस्कशन कर रहे हैं या ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं, मुझे मैं 5% से कितना बताया मैं आपने, कितने परसेंट स्कूल ऐसे? आप कुछ भी बना लीजिए उसको परसेंटेज, क्योंकि इसका किसी ने कभी सेंसस किया ही नहीं है। कोई आज किसी के, जैसे मैम ने बताया, एक डीएफआरसी है जिसकी मैं भी मेंबर थी 2.5 साल गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की, तो हमारे सामने 18 स्कूलों का आंकड़ा आया था। 18 स्कूल, जब आपके 200-300 स्कूल हैं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, 18 स्कूलों का ही रिप्रेजेंटेशन आया, उनकी कमी आई, तो मैं सीधा ये बताती हूँ, ये आपका 9% हुआ, ये आपका 7% हुआ। तो 7% स्कूलों के लिए अभिभावक ने ऑब्जेक्शन लगाया कि ये 18 स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। जब ये 18 स्कूल हमारे सामने आए और हमने जब सीए के साथ फिनेंस एडीएम के संग और डीएम के संग और मैं रिप्रेजेंटेटिव थी, एक पेरेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, हम सब ने जब उसको किया, 18 को बोल दिया गया कि अपनी फीस घटाइए। नहीं, उस 18 में मुश्किल से 4 या 5 का निकल के आया कि हाँ उनको फीस घटानी चाहिए। तो आप ये बताइए कि आंकड़ा आपके सामने, मैं एक डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा आपको दे रही हूँ, 200 स्कूलों में अगर 18 आए हैं, इसका मतलब 9% आए, 200 भी नहीं, 230 और कुछ ऐसे स्कूल हैं, तो ये 7-8% का ही आंकड़ा हुआ मेरे पास। में है मैम जी, ये आंकड़ा पब्लिक डोमेन में है, मैं क्या इसे पढ़ सकता हूँ शो के बाद? हो सकता है हो, आप अगर ये डीएफआरसी के अगर कोई पोर्टल है, क्योंकि उस समय तक तो नहीं बना था, क्योंकि ये आई है डीएफआरसी, ये फी रेगुलेशन बिल यूपी में आई है 2018 में और 17 में शायद। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप बोली, क्या ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगा जी, मैडम का भी मैंने सुना कि कुछ ऐसे स्कूल्स होंगे, कुछ परसेंट होंगे। मेरा मानना ये है, आप भी इस बात को मानेंगे, आपने अभी जिक्र भी किया कि जब आप छोटी क्लासेस में थे या मैं उस टाइम पे जब पढ़ता था, हम भी अपने बड़े सीनियर्स को कहते ऐसे पढ़ा। आपने ये बात बोली, ये होता था। इसके साथ साथ आप शायद एक बात और भूल गए, वो ये कि हम जब भी अपनी नई किताबें भी लेने के लिए जब बुक शॉप पे जाते थे तो बुक्स वाले से ये पूछते थे आप हमें डिस्काउंट कितना देंगे। उस टाइम पे हमें 30% तक डिस्काउंट मिलता था। मैं कह रहा हूँ चलिए 1 मिनट के लिए कोई स्कूल अगर अपने स्कूल्स के बच्चों को एक पर्टिकुलर बुक का, जिसको हो सकता है शायद वो समझते हो या उनका स्कूल के टीचर्स समझते होंगे कि भाई वो अच्छा कोई रेफरेंस दे रहे हैं, उसके कारण से हो सकता है वो उसको रिकमेंड भी कर दें। मेरा मानना ये है कि जब एक बुक सेलर जो बाहर 30% डिस्काउंट देके अपना मुनाफा भी रखकर अगर वो बेच सकता है, तो वही प्रैक्टिस स्कूल अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकता? सही बात है। तो मेरा बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि मैम यही कहेंगे कुछ स्कूल ऐसे हैं, लेकिन हमने तो स्कूल्स में देखा है कि बच्चे की फोटो खिंचाने के नाम पे भी कई पैसे ठग लिए जाते हैं, फिर वही फोटो दिखा दी जाती है, उस पर बड़ी फाइल बना दी जाती है, A4 शीट्स का बंडल थमा दिया जाता है जो रंग बिरंगे होते हैं, उसके नाम पे पैसे ले लिए जाते हैं। वो धीरे धीरे शो में अभी कई और बातें होंगी। अपराजिता मेरे साथ जुड़ी हुई है। अपराजिता जी, रीता जी जो कह रही है कि असल में बुक्स बदलने का कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है, हर साल बुक्स ऐसे बदलती हैं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि हर साल किताबें बदलती हैं। और आप तो इतने पेरेंट्स को डील कर रही हैं, आपको क्या कहते हैं पेरेंट्स आके, किताबें क्यों बदलती हैं? जी घनश्याम जी, जो आपका व्यक्तिगत अनुभव है यही हर अभिभावक का हर साल का अनुभव है। ये उनका भी यही एक्सपीरियंस रहता है। एग्जाम्पल देते हैं, अगर किसी का बच्चा 6th क्लास में है और एक छोटा बच्चा 5th क्लास में, उसको लगता है कि 5th से प्रमोट होकर जब वो 6 में जाएगा बड़े भाई या बहन की बुक्स यूज करेगा, बट वहाँ नहीं हो पाता। रीजन क्या है? हम जिन बुक्स की बात कर रहे हैं हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट पब्लिशर्स की। अब होता क्या है, प्राइवेट पब्लिशर को हर साल माल बेचना है, स्कूल के साथ सेटिंग हो रखी है, कहीं
अपने बड़े भाई या बहन का या साथ वाले स्कूल के किसी का यूज ना कर ले, बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं। और आपको मैं बताऊं, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते। हम पेरेंट्स को बोलते हैं बुक्स को स्टडी कर लीजिए, चैप्टर्स जो हैं 10 अगर चैप्टर्स हैं उनकी सीक्वेंस आगे पीछे कर दी जाती है। तो यहाँ हमारा जो काम है, हम पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं। बट यहाँ एक क्वेश्चन मैं उठाना चाहूंगी, प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स अगर इतनी ही अच्छी है तो जितने भी स्कूल हैं, मैडम का स्कूल भी सीबीएसई एफिलेटेड होगा, तो आप क्यों नहीं सीबीएसई को, एनसीईआरटी को लेटर लिखते हैं कि आपकी जो बुक्स हैं इतनी कैपेबल नहीं हैं कि जो पहली क्लास से 8वीं तक हम लोग पढ़ा सके, आप लोग बुक्स बंद कर दीजिए। पहला। दूसरी चीज, दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस गया था, प्राइवेट पब्लिशर्स ने, स्कूल्स ने अपना लॉजिक रखा था। स्कूल्स ने ये कहा कि हम स्कूल प्रीमाइसेस में बुक्स की इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं पेरेंट्स की सहूलियत के लिए, जैसे मैम ने भी बोला था, सहूलियत के लिए। पेरेंट्स ये नहीं कहता आप मुझे सहूलियत दो। प्राइवेट पब्लिशर्स का दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर ये कहता है कि स्कूल में अगर प्राइवेट बुक्स लगेंगी, एनसीईआरटी की किताबें सभी सीबीएसई स्कूल्स में लगेंगी, ये मैंडेटरी है। ये हाई कोर्ट की जजमेंट का मैं बता रही हूँ। यानी कि पहली से 8वीं तक की भी, जो आप 9th के बाद आपने बताया, मेरा तो 9th का एक्सपीरियंस है, 9th से मैं उसी से पहले का बता रही हूँ। 1st से 8th तक को भी आप एनसीईआरटी की किताबें लगाएंगे। पहली बात, अगर रेफरेंस बुक्स लेनी है, टीचर्स अपने रेफरेंस के लिए जो हमारे और आपके टाइम होता था, जब टीचर्स के पास रेफरेंस बुक्स होती थी, जिनके हमारे टाइम पे गाइड्स बोलते थे, क्वेश्चन बैंक, बिल्कुल क्वेश्चन बैंक बोल लीजिए, या ये उसको एक्सप्लेन करने के लिए गाइड होती। सही बात है। तीसरी बात यहाँ पर मैं ध्यान देना चाहूंगी, समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि अगर हम इसको डीप स्टडी करते हैं, आज क्यों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक्स की जरूरत पड़ती है? कहीं ना कहीं टीचर्स की, प्राइवेट स्कूल में टीचर्स की वो क्वालिटी नहीं है जो एनसीईआरटी की किताबों को, जो एक्चुअली जिसने ढंग से स्टडी किया होता है, वो एनसीईआरटी की किताबों को जब एक्सप्लेन करता है, वो बच्चे को एक्सप्लेन कर सकता है। यानी कि टीचर्स में कमी है कि उनको खुद को भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक्स चाहिए। अंत में मैं इस चीज को, इस पूरे बुक के मैटर को मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और बैकवर्ड पॉलिसी से जोड़ना चाहूंगी। जब आपने कहा छोटे बच्चों की किताबें, जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ बुक्स छोटे बच्चों की भी फिक्स कर दी गई हैं। और यही चीज बैग वेट पॉलिसी के साथ उन्होंने जोड़ा है, क्योंकि जो बच्चे का जो बैग वेट होता है वो बच्चे के वेट का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने 2019 में ग्राउंड रियलिटी चेक करवाया था, बच्चे का वेट है मात्र 10 से 15 किलो। आपको पता है क्लास 1, 2, 3, 4 के बच्चों का इससे ज्यादा वेट नहीं होता। उनके बैग का वेट है 9 से 10 किलो। आप मुझे बताइए, 8 से मतलब बच्चे का खुद का वेट 15 किलो है, 1st, 2nd क्लास का बच्चा 8 किलो का बैग कैसे उठा पाएगा? ये रीजन होते हैं जब उनके बैक बेन में सी कर्व या एस कर्व की प्रॉब्लम आ जाती है रीढ़ की हड्डी में। तो ये हमें आपस में सब चीजों को कनेक्ट करना चाहिए, पॉलिसीज को अलग अलग नहीं पढ़ना चाहिए। जब तक हम अलग अलग पढ़ेंगे तब तक इस कंफ्यूजन में, जो मैं कहूंगी स्कूल माफिया चाहता है हम कंफ्यूजन में बैठे रहें। बड़ा शब्द इस्तेमाल किया आपने, बड़ा शब्द इस्तेमाल किया, स्कूल माफिया। जी, मैं माफिया डेफिनेटली कहूंगी। आज हम बात कर रहे हैं और मैं आपको बता देती हूँ, अभी हाल ही में आप लोगों ने ये मध्य प्रदेश की आपने खबर सुनी होगी, 240 करोड़ का वहां पे घपला किया गया है। 11 स्कूलों के ऊपर FIR हुई है। क्यों? ये तो ग्राउंड रियलिटी हो गया ना। बट ऐसी सब जगह पे नहीं हो रहा। जिस दिन ये सब चीजें चेक एंड बैलेंस में आएंगी, और लास्ट में मैं कहूंगी जिस दिन जो संबंधित विभाग हैं, हमने पहले फीस की बात की, अभी हम बुक्स की बात कर रहे हैं, ये सभी स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट से जाके जुड़ता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हजारों लोग बैठे हुए हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों की जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक हम और आप ऐसे शो करते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन रेज यहाँ कर रही है अपराजिता जी। और डॉक्टर दयाल, असल में जिस अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो अकाउंटेबिलिटी सेट कैसे होगी सर? ये जिम्मेदारी, ये जवाबदेही, ये शब्द बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इसको तय कौन करेगा? और ये जो शब्द इस्तेमाल अपराजिता ने अभी किया कि स्कूल माफिया, सर वाकई क्या एक बड़े माफिया तंत्र में स्कूल का ये पूरा तंत्र फंस गया है? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति का भाव जो है ना, उसने देश के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड नहीं होने दिया। अगर ये लोग और शिक्षा से जुड़े लोग और शिक्षा विभाग हर प्रदेश का, अगर ये 3 लोग मिल जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि देश के अंदर शिक्षा आराम से बच्चों को मिल जाए।
लेकिन सर गरीब यूपी का में बच्चा- हमने देखा है सर, यूपी की गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है और जो हाँ। सीपीआई जिसका मैडम जिक्र कर रही थी उससे ज्यादा फीस बढ़ाई भी नहीं जाती। वही- कोविड का पैसा रिवर्ट हुआ है, ये भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। वही मैं जो बता फीस रहा हूं। कोविड में ली गई थी उसको पूरे साल बांटा गया और वापस दी गई। सर वहां तो काम हो रहा है यूपी में तो। हम वही देखिए, सीपीआई की जो बात हो रही है, कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स की जो बात हो रही है, यूपी में भी है, वो हरियाणा में भी है। अच्छा। उसको जोड़ दिया गया और उसमें कुछ और भी बातें, तो अभिभावकों को बिल्कुल भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। वहाँ पे फीस बढ़ती है, अभिभावकों को लगता है कि ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है देश की राजधानी दिल्ली में भी, यहाँ भी हमें मामले को देख लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरा देश फिर इसको यहाँ पे देखने लग जाता है। क्योंकि हम बात करते हैं कि देश के अंदर सबसे बढ़िया मॉडल जो है वो दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है। तो देखिए यहाँ पे ये किस किसने तरीके कह दिया सर? ये सर ये किसने कह दिया? बताइए क्या बात कर रहे हैं आप? सरकार कह रही है, दिल्ली सरकार कह रही है, दिल्ली सरकार के लोग कह रहे हैं। सर अपनी पहली स्टेटमेंट में आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल विल पावर की कोई महत्व नहीं है, तो उनके स्टेटमेंट का क्या महत्व है सर? अब वो स्वयंभू होने से कुछ नहीं होता सर। हाँ, वो दिखना चाहिए, रिफ्लेक्शन होने चाहिए। उस मामले में पेच है। देखिए, दिल्ली सरकार पिछले 10 साल से बोल रही है कि हमने कोई फीस नहीं बढ़ाई स्कूलों की। पैनल से जुड़े लोग हमारे जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि जी 60% तक फीस बढ़ा दी गई है। 87% सर। हाँ, ऊपर तक और चले जाइए। 87%। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये जो ये गठबंधन जो है, मैं गठबंधन के अंदर एक अभी और वर्ग को कहना भूल गया। मैंने बताया था आपको कि कॉलोनाइजर, नेता, और आपको बताऊं रिटायर अधिकारी, डीडीए से जुड़े हुए जो लोग थे पुराने। डीडीए ने शुरुआती दौर के अंदर 1990 तक दिल्ली के अंदर डीडीए ने बहुत कम रेट के ऊपर स्कूलों के लिए जमीन दी। ठीक बात है। जब हमने चेक किया, हमने भी बहुत चेक किया, तो पता लगा कि डीडीए के रिटायर जो आला अधिकारी है, बड़े अधिकारी, वो भी इस स्कूल की प्रबंधन कमेटी में हैं। अच्छा। तो ये लोग जो है ना 3-4, ये पूरा एक सिस्टम है जो काम कर रहा है। अब अधिकारियों की बात होती है कि अधिकारी भी अगर मजबूत हो तो ये काम कर ले। अब अभी ये बी के अंदर मई के अंदर विजिलेंस इंक्वायरी, कोर्ट के कहने पे विजिलेंस जांच हो रही है कि शिक्षा विभाग ने, स्कूलों ने कोई डिमांड रखी कि ये हमारी डिमांड्स हैं और हमारी फीस बढ़ा दी जाए, और स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई। तो कोर्ट के कहने के ऊपर उन एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरों के खिलाफ ही विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। अब देखिए, दूसरी एक बात और होती है, फीस बढ़ाने के कारण क्या होते हैं, दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर क्या होते हैं। हो सकता है कुछ लोग इससे इत्तेफाक ना करें, बसें खरीदनी है या वैन खरीदनी है, उसके लिए फीस अब बढ़ाई जाए। प्रिंसिपल और जो मैनेजर होते हैं वो अगर घूमने जाते हैं या उनका टीएडी होता है या वो कोई सेमिनार्स वगैरह में जाते हैं, सीधी सी बात ये कि अभिभावक तो परेशान हो रहा है, उस बेचारे की जेब से पैसा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये जो मजबूरी है, और जो बेचारा अभिभावक खून के आंसू रोता है क्योंकि वो सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता। आप कहते रहे सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सही बात है। वो नहीं जा पा रहा, बेचारा नहीं जा पा रहा। ठीक है, तो सरकारी स्कूल में जा नहीं सकता, प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता, फिर दूसरा ऑप्शन समझ में आता नहीं है। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करें। ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर प्रदीप आपके पास आना चाहूंगा। उससे पहले प्रदीप सर, असल में क्या पेरेंट्स को ये कह देना कि भाई अगर आप हमारे स्कूल की फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए फिर आप अगला रास्ता देखिए, क्या ये कह पाना वैधानिक है? और क्या कोई स्कूल अगर ऐसा कहता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल एक्शन लिया जा सकता है घनश्याम जी। इसके अलावा आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि स्कूल्स को जो ट्यूशन फीस जो कलेक्ट करते हैं, ये मैक्सिमम लोगों को, मेरा कहना ऐसा है और मेरा मानना भी है कि मैक्सिमम लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि स्कूल किस तरह से आप मतलब जाके अपनी फीस को रिड्यूस करा सकते हैं। 2 कारण हैं, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। एक तो अभिभावक अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनको 2812 रुपये कुछ पैसे पर महीने की फीस तक का रिबेट मिलता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अच्छा। दूसरा, इनकम टैक्स का सेक्शन 80C होता है जो ट्यूशन फीस के ऊपर आपको टैक्स एग्जम्पशंस देता है। अब बेसिकली जब पेरेंट उनके पास जाते, ये इसीलिए मैंने जब पहले मेरे जब फर्स्ट स्टेटमेंट आपने मेरी जब आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मैंने आपसे बोला कि मिस रिप्रेजेंटेशन लोग बाग कोर्ट में जाके करते हैं। उसका एक कारण ये भी था जो मैं अब बोलना चाह रहा हूँ कि 80C में आपको रिबेट मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि स्कूल के ऊपर जो भी बर्डन था, किसी भी तरह का बर्डन है, वो फीस का ले लो, आप सैलरीज का ले लो, मेंटेनेंस का ले लो, या कुछ अदर एक्सपेंसेस जो भी हैं, कुछ भी ले लीजिए आप।
बेसिकली जब आपने टैक्स एग्जम्पशन ले लिया तो वो पैसा तो उस बर्डन को कम कर ही रहा है ना। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो पैसा आपने एटीसी में, और अगर आपको स्कूल वालों को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ आपको टीवी माध्यम से कि आपके पास प्रोविज़न है इनकम टैक्स में, एटीसी मैं सेक्शन तक बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर आपके पास प्रावधान है कि आप ट्यूशन के फीस के ऊपर टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। अगर जो टैक्स एग्जम्पशन आपको गवर्नमेंट ने दिया, आपको सपोज करो 30 रुपये दिए, 40 रुपये दिए, तो ये जो 40 रुपये आपने बचाए, ये क्यों नहीं आप प्रोपोर्शनेटली कम करके उसी सब स्ट्रक्चर में, उसी सब टीचर्स में, उसी सब फैसिलिटीज़ में, उसी स्कूल में क्यों नहीं ये आप ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों के पास, ताकि कि पेरेंट्स का ज़्यादा जो बर्डन एक तरह से आता है तो वो किसी हद तक कम हो जाए। सर मुझे लगता है आपकी जानकारी देने के बाद वो स्कूल ये फायदा तो ले लेंगे, लेकिन वो बच्चों तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा भी ब्रेक मुझे लेना है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, चर्चा को आगे लगातार बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश यही करेंगे कि अगर ये फीस यूं ही बढ़ती रही तो फिर कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूँ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ और आज बात आपकी जेब की, हर महीने जाने वाली फीस की, जो मन मार के आप स्कूलों तक दे रहे हैं। अब कैसे इससे निजात पा सकते हैं यही समझने की कोशिश है और थोड़ी ही सही अगर आपकी मदद हो पाए तो आज का ये शो हमारा सफल हम मानेंगे। मेरे साथ सभी खास मेहमान लगातार बने, रीता जी हमारे साथ बनी हुई है। तो रीता जी, असल में पैसे की चमक जब इतनी बढ़ जाएगी तो फिर द्रोणाचार्य वाला आशीर्वाद, एकलव्य वाली भक्ति कैसे मिलेगी? मुझे तो समझ में आता है कि भाई हम ग्राहक हैं, आप दुकानदार हैं, मैं आपके पास जाऊंगा, पैसे दूंगा, आप मुझे सामान दे देंगी। मैम ये रिश्ता वो तो नहीं है जो इस प्रोफेशन से जुड़ता है, जो हमने जो देखा था या हमने जो पढ़ा था और आपने भी किया होगा। मैम ये रिश्ता वो तो नहीं है, ये नींव गलत तो नहीं पड़ रही कहीं? अगले 2 से 3 मिनट में अपने आप को आप सबके सामने ये चाहूंगी कि मुझे द्रोणाचार्य की तरह ही देखा जाए। हम देख रहे हैं। और सारे जो वर्ड जो इतने सारे इस्तेमाल हुए, थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए सिर्फ, जितना भी मेरे को समय देंगे बोलने के लिए, उतनी देर के लिए अपने जहन से हटा दें। नंबर 1 मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि हम जब मैं पैनल से मिली, जब मैं वेटिंग रूम में, और बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास में लॉ के भी लोग हैं, इसमें हमारे पेरेंट सेक्शन के भी लोग हैं, हेड्स हैं और एजुकेशन स्पेस के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको सरकार से जोड़ेंगे। हम उस चीज़ से जोड़ेंगे कि हमारी सेंटर और एक स्टेट एक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन, तो जो सेंटर को और स्टेट को साथ लेकर जो पॉलिसी बनाए, अच्छी बनाए। पहली बात शुरुआत होती है सरकार से। सेंटर गवर्नमेंट में अगर दूसरी पार्टी है और स्टेट में दूसरी पार्टी है, ये लड़ाई चलती रहेगी। कॉन्करेंट लिस्ट में कितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को डाल दिया जाए, कभी कुछ नहीं होने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, अगर पेरेंट और स्कूल ये सोचता रहे कि वो 2 पार्टी है, कभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पेरेंट और स्कूल ही उस बच्चे को पाल रहा है। जो बच्चा हम अपने 6 घंटे अपने हाथ में लेके चल रहे हैं, 6-7 घंटे, वही बच्चा 6-7 घंटे मम्मी पापा के पास जा रहा है, बाकी 6-7 घंटे सो रहा है, उसके 24 घंटे पूरे। तो 50-50 वेकिंग आवर्स में हम उसको और हम दोनों का ऑब्जेक्टिव उस बच्चे को अच्छा ज्ञान देना है। उस अच्छा ज्ञान को सिर्फ किताब खोल के पढ़ाना मानता है जो अभिभावक, तो हम उससे आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। वो अभिभावक जो जानता है कि वर्कशीट जब लेंगे
जब हम कलर का इफेक्ट देंगे, हम कलर डे मनाएंगे, हम ट्रिप पे ले जाएंगे, हम जब उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराएंगे, जब हम उसको मॉडल से खेलना सिखाएंगे, जब उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिलाएंगे, इन सब का एक्सपीरियंस दे के उसको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो दिन नहीं आज की डेट में जब उसके दादी दादा सब घर में बैठे हुए हैं, जो हर तरीके एक्सपीरियंस उसको घर से मिल जाता था। वो चाचा के बच्चे से लड़ भी लेता था और हट भी जाता था। ये जो सारा दावो व्हाटएवर द वर्ड हिंदी का शब्द नहीं हमें आ रहा है, दावोदार जो जो स्कूल पे डाला जा रहा है वो थोड़ा सा गलत है। अच्छा। सरकार ने गलती की, सरकार ने कॉन्करेंट लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट नहीं माना। स्टेट ने जहाँ पे अलग अलग पार्टियां थी वहाँ पे एक मत में नहीं आए। एक दो स्टेट ऐसे भी आज के डेट में हम जानते हैं कहते हैं कि एनईपी को हम मानेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मानेंगे भाई? इतना बड़ी कमेटी ने इतने साल बैठ के उस पर काम किया है, गलतियां निकाली है उसमें, मानेंगे नहीं ये करके आप व्हील को रीइन्वेंट करते रहेंगे तो आपका हल ही चला जोते रह जाएंगे। एक मिनट सर, 2 मिनट और लेंगे सर, 1 मिनट लेंगे सर, 1 मिनट लेंगे नहीं सर, 1 मिनट लेंगे बस, 1 मिनट और लेंगे। और जब सरकार एनईपी आपको लेके उसको आगे एनसीएफ में नहीं जोड़ेंगे, 1986 की पॉलिसी बनी, 1991 में रिवाइज हुई, 2005 में जाके एनसीएफ बना। इतने सालों के बाद अब जाके एनईपी बना है। ये हम कहां से एनसीईआरटी की अच्छी करने की बात करेंगे? चाहती हैं जैसे आप स्टूडेंट्स को डर दिखाती हैं तो स्कूलों को भी डर दिखाया जाए और बताया जाए कि सरकार बैठी है भाई मॉनिटरिंग कर रही है। और मैं मेरी रिक्वेस्ट है कि कलर डे के नाम पे, फ्रूट डे के नाम पे, अलग अलग डे के नाम पे अभिभावकों की पॉकेट से बस छुरियां थोड़ी सी कम चले तो फिर हम मान जाएं कि सारे एक सेब को घर पे स्कूल से लाना या लाल कलर के कपड़े पहनना को अगर ये छुरियां चलना कहा जाएगा तो कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, हम लोग लड़ते ही रह जाएंगे। क्राइटेरिया अलग अलग है मैम, सबकी परिभाषाएं अलग है, सबकी जेब भी अलग है। अपराजिता जी, क्या इस कठिन समस्या का कोई सोल्यूशन दिखाई देता है? क्योंकि आपका संघर्ष बहुत लंबा है लेकिन जो सफलता है उस लेवल की मिलती दिखाई नहीं दे रही। मैम जल्दी जल्दी बोलेंगे, वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जितनी भी कमिटीज बनती हैं उसमें पेरेंट्स की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कोई भी पॉलिसी मेकिंग बनती है, कुछ भी होता है, वहां पेरेंट्स की भागीदारी नहीं होती। मैं एफआरसी को अलग रख रही हूँ इसमें। तो वो जब तक पेरेंट्स की भागीदारी नहीं होगी तब तक वो ग्राउंड रियलिटी नहीं बताते। कमेटीज में या तो आला अधिकारी होते हैं या स्कूल के प्रबंधक या प्रिंसिपल्स होते हैं। मैं वैसे माफी के साथ एक चीज में जोड़ रहा हूँ, कई बार हमने देखा है जिन पेरेंट्स को शामिल कर लिया जाता है वो अपनी पर्सनल सेटिंग कर लेते हैं स्कूल वालों से और बाकी पेरेंट्स रह जाते हैं। मैंने ये भी देखा है। बिल्कुल आप ये बात सेटिंग बहुत चलती है मैम। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो हर स्कूल में पीटीए जो मेंबर्स होते हैं वो आपको बता देते हो 99.100% अगर बताऊं पीटीए सबकी फर्जी होती है, वो अपने सिलेक्टेड पेरेंट्स को रखते हैं। बट यस इसको सुधारा ऐसे जा सकता है, चाहे वो कोई भी नीति हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, कि जो शिक्षा अधिकारी हैं जिनका काम है ऑर्डर्स को फॉलो कराना, इम्प्लीमेंट करवाना, वो प्रॉपरली उनका इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट पे कार्रवाई करें। हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा पेरेंट्स गलत होते हैं या हमेशा स्कूल गलत होता है। वो एक न्यूट्रल बॉडी होकर पहले ये देखे कि इसकी गलती है, क्योंकि किसी को भी ब्लंटली आपको ये कर देना कि वो दोषी है वो पूरी तरीके से अनबायस्ड होकर सारी चीजों की मॉनिटरिंग जरूरी। लेकिन डॉक्टर दयाल आपका टेक क्या है सर, ये कैसे चीजें सुधरेंगी? क्योंकि किताबी बातें लगती हैं सारी बातें, तो ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, फला हो जाता तो ऐसा हो जाता, होता कुछ नहीं है सर। होगा कैसे ये? देखिए मेरा मानना ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग के अंदर एक अलग से कमेटी बननी चाहिए हर राज्य के अंदर। और उसके अंदर अभी जो आपने सवाल किया वो सवाल वाकई में ठीक है जो आपने सवाल उठाया कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बेचारे दबाव में आ जाते हैं स्कूल्स के, और वो ये वाकई में ठीक भी है, या वो सेटिंग बना लेते हैं, वो दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन ये जो कमेटी बनाई जाए, इस कमेटी के अंदर एक्सपर्ट शिक्षा विभाग से जुड़े लोग, शिक्षा से जुड़े लोग, एक्सपर्ट लोगों को शामिल किया जाए, जो हर राज्य का फाइनेंशियल, सामाजिक और दूसरे स्वरूपों को देख के वो नियम बनाए। दिल्ली का नियम अलग होगा, दिल्ली के साथ आप बिहार को तो नहीं जोड़ सकते ना, अलग अलग होगा। दिल्ली का नियम अलग। अब दिल्ली के जो लोग हैं, अब फिर बार बार देश की राजधानी की बात आ जाती है, दिल्ली के जो लोग हैं वो बढ़ती हुई फीस देने को राजी हैं, लेकिन कोई सिस्टम तो बने। सरकार कह रही कि हमने 10 साल से बढ़ाया नहीं एजुकेशन। ये जो है, ये जो एक्सपर्ट लोग हैं ये कहते हैं कि नहीं फीस बढ़ रही है। स्कूलों वालों से बात करो, वो कहते हैं कि फीस नहीं बढ़ रही, परेशानी है। किताबें भी बढ़ रही हैं और हर सब कुछ यूनिफॉर्म होती है उसमें छोटे छोटे बदलाव करके वो भी पैसे ऐंठे जा रहे हैं। सर समय मेरे पास कम है। डॉक्टर प्रदीप आखिरी कमेंट सर आपकी का, सर कैसे लीगली पेरेंट्स राहत पा सकता है, कुछ ठोस बताइए सर मेरे व्यूअर्स को। घनश्याम जी बिल्कुल सही आपने कहा, इसका एक ठोस तरीका है और वो है कानून की लड़ाई।
आपके पास मैं एक जजमेंट का नाम लेता हूँ, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि स्कूल मैक्सिमम 10% से बियॉन्ड ठीक है। फीस इंक्रीज कर ही नहीं सकते। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अभी जैसे आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमने एक पीआई लगाई थी, ये हॉस्पिटल्स में जो आग लग गई थी, उसी के साथ साथ हमने एक इशू टेकअप किया था जिसको कोर्ट ने, अदरवाइज भी हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लेके एक मुखर्जी नगर दिल्ली में कोचिंग सेंटर के अंदर आग लगी थी, जिसमें से फिर काफ़ी लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को फिर उसमें इंजरी वगैरह हुई थी। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट जैसे ये इंसिडेंस हुआ तो उन्होंने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया और उसके ऊपर एक्शन हो गया। आज की स्थिति ये है कि एक कमेटी फॉर्म हो गई है और कुछ सेंटर्स जिनके पास रिक्वायर्ड परमिशंस नहीं थी उनको ताले लग गए हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मैंने ये स्टेटमेंट बोला, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो स्कूल, जो टीचिंग सेंटर्स या जो स्कूल जो शाम के टाइम में एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लासेस के चक्कर में पैसे ले रहे थे, यही लोग सबके सब ऑनलाइन मोड पे आ गए। ऑनलाइन मोड पे आते ही जो सेंटर्स या जो स्कूल्स जो 100 रुपए ले रहे थे, उन्होंने अपनी ऑनलाइन फीस 10 रुपए कर दिए। तो एक ये भी माध्यम है कि आप एक ऐसा मॉडल कोई डेवलप भी कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसके चार्जेस करें। तो ये कई उपाय हैं, कई नियम हैं जिनको रफ्ता रफ्ता फॉलो करके कुछ राहत तो मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर आज हमारी कोशिश यही थी कि इस पे बातचीत की जाए, चर्चा की जाए और हर एंगल को छूने की कोशिश करें। हम उम्मीद करते हैं कि 50 से 55 मिनट जो मैं बार बार दोहराता हूं, थोड़े ही सही आपको काम के लगे होंगे और आप यूं ही सच का साथ निभाते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। हर मंगलवार और गुरुवार को सच की पाठशाला लगती है मेरे साथ। देखते रहिए डीडी किसान। नमस्कार। कम समय में कम मेहनत में तैयार करें सोयाबीन का दूध और करें छोटा मोटा कारोबार। पूरी रिपोर्ट के लिए कृषि दर्शन में देखिए सोयाबीन से दूध का उत्पादन। शुक्रवार 14 जून शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जय भोलेनाथ। मैं राधिका चौधरी आज आप सबका स्वागत करती हूँ बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश से। गाय डाल पाली है, खेती बाड़ी भी करते हैं, धान भी लगाते हैं। बहुत मदद मिलती है जी, बीज भी मिलते हैं। आमदनी तो इतनी बढ़ गई है क्योंकि काम जो करेंगे वो तो रखेंगे कहाँ पैसे। जब से हम पालमपुर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ जुड़े बहुत बदलाव आया। हिमाचल प्रदेश से देखिए किसान और विज्ञान पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 14 जून शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। कमाल है कि सिद्धेश की आवाज इतनी साफ और क्लियर है ना। फैंटास्टिक सिद्धेश, लवली लवली। हमारी कोई भी संस्कृति हल्की नहीं होती और उस भारी संस्कृति को इतने प्यार से इसने आत्मसात किया। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।